राज्य का उत्थान और पतन। विजयनगर साम्राज्य में क्रम से 4 राजवंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों की बात आती है। पहला वंश कहलाता है संगम वंश। इस वंश के शासकों ने 1336 से 1485 तक शासन किया, यानी लगभग 150 वर्ष। पहला शासक हरिहर 1336 से 1354, दूसरा बुक्का 1354 से 1378, तीसरा हरिहर द्वितीय जिसने 1378 से 1406 तक शासन किया। हरिहर ने रायचूर द्वाब पर अधिकार करने के लिए बहमनी पर आक्रमण भी किया, पर फिरोज शाह बहमनी ने उसे पराजित कर दिया। इस वंश का चौथा शासक था देवराय प्रथम, जिसने 1406 से 1422 तक शासन किया, और इसी के काल में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर आया था, जिसका वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से। निकोलो कॉन्टी। पांचवा शासक संगम वंश का ही देवराय द्वितीय कहलाया, जिसने 1422 से 1446 तक शासन किया, और इसके काल में एक और बहुत महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण यात्री भारत आया, जो ईरान से आया। उसका नाम था अब्दुल रज़ाक। निकोलो कॉन्टी के बाद अब्दुल रज़ाक की यात्रा का विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में मल्लिकार्जुन और वीरूपक्ष, इन्होंने 1446 से 1485 तक, यानी लगभग 40 काल इन्होंने शासन किया। संगम वंश के बाद अगला वंश है सालुव वंश, जो 1486 से 1505, महज 20 साल का शासन इस वंश का रहा, और इसके संस्थापक थे नरसिंह सालुव। तीसरा वंश तुलु वंश। तुलु वंश की स्थापना 1505 से 1570 तक की मानी जाती है। इस वंश का संस्थापक और प्रथम शासक वीर नरसिंह तुलुव था, जिसने 1509 तक शासन किया, मात्र 4 वर्ष। लेकिन यह तुलु वंश का ही शासक था जो महानतम शासक कहलाया, जिसका नाम था कृष्णदेव राय। इसने 1509 से 1529 तक 20 वर्ष शासन किया। 1513 में इसी ने उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्र को परास्त किया, और इस विजय को यादगार बनाने के लिए उसने एक भव्य भवन का भी निर्माण किया। कृष्णदेव राय ही था जिसने 1520 में बीजापुर को जीता। राज्य के यदि उत्थान की बात करें, या यदि उत्थान की बात करते हैं, तो कृष्णदेव राय, इसकी उपलब्धियों पर नजर डालना जरूरी है। कृष्णदेव राय और विजयनगर एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। कृष्णदेव की उपलब्धियां अनेकानेक हैं। सर्वप्रथम गवर्नर अल्बुकर्क को उसने मध्यकाल में दुर्ग बनाने की अनुमति दी थी। अल्बुकर्क पुर्तगाल से आया था, और उसको मध्यकाल नाम के क्षेत्र में किला बनाने की अनुमति कृष्णदेव राय ने दी। दूसरी बात, उड़ीसा पर विजय पाने के बाद उसने एक विशाल भव्य विजय भवन बनवाया, उसकी याद में, विजय की याद में। तीसरा, स्वयं एक महान विद्वान था, और विद्या और कला दोनों का बड़ा पोषक था। यानी विद्वान के होने के साथ साथ ही अन्य लोगों की विद्वत्ता को मानता था, उनका सम्मान करता था, और ऐसे ही कलाओं को भी विकसित होने में अपना सहयोग देता था, अपना उसका वरदहस्त था। चौथी बिंदु, तेलुगु राजा
और उसकी राजनीति पर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अमुक्त मद्यालय। अमुक्त मद्यालय यह ग्रंथ उसने तेलुगु राजनीति पर लिखी और उसके साथ ही संस्कृत नाटक का भी सृजन किया। संस्कृत नाटक का नाम था जांजवती कल्याणम। इस प्रकार वह स्वयं में रचयिता भी था और नाटक जैसी चीज़ों पे उसकी दखल थी। पांचवी बात जिसके लिए कृष्णदेव राय को याद किया जाता है वह है कि उसने तेलुगु भाषा के रूप में उसको तेलुगु को विकसित होने में, उसकी उन्नति में उसने काफ़ी योगदान दिया। तेलुगु ग्रंथ तो लिखा ही था, इसके अलावा तेलुगु भाषियों को उसने प्रोत्साहित किया। उसी के दरबार में अष्टदिग्गज भी थे। 8 विद्वानों की मंडली जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थी, उसने स्वयं यह नाम दिया था और अपने स्वयं को वह आंध्र भोज कहता था। आंध्र भोज अपने स्वयं को वह कहता था। तो इस प्रकार वह विद्वान स्वयं था और विद्वत्ता का सम्मान भी करता था। जहाँ तक जन कल्याण की बातें करें तो 7वां बिंदु है कि उसने अनेक तालाब, अनेक नहरें बनाई ताकि कृषि का विकास हो। यानी समाज के लिए भी उसने काफ़ी प्रयास किया और खेती के विकास के लिए उसने अनेक तालाब, नहरें बनवाई। इसके बाद उस दौरान एक अप्रिय कर लगता था विवाह कर, जो लोगों में लोकप्रिय नहीं था, स्वाभाविक है। तो उसने उस कर को हटा दिया। यह एक अच्छा जन कल्याणकारी कदम था। 9वां, स्वयं ने 2 विवाह किए। उसकी 2 रानियां थीं, एक तो तिरुमला और दूसरा चिंता देवी। तिरुमला और चिंता देवी 2 उसकी रानियां थीं। 10वां बिंदु जिसके कारण वह विशेष रूप से जाना जाता है, जैसा मैंने बताया कि वह कला में और विद्या में लोगों का सम्मान करता था, उसी प्रकार स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला, मंदिर निर्माण कला को भी उसने बहुत प्रोत्साहित किया। उसने इतना प्रोत्साहित किया कि अनेक भवनों का, भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ ही हुआ। इसके साथ ही उसने बहुत से मंदिरों में गोपुरम बनवाए। गोपुरम यानी बड़े बड़े प्रवेश द्वार। तो ये गोपुरम का निर्माण उसके काल में बहुत हुआ। अपनी स्वयं की माँ के नाम पर उसने एक नगर बसाया जिसका नाम था मंगलपुर। मंगलपुर नाम का नगर उसने अपनी माँ की स्मृति में बसाया। इसके बाद विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और पंपा देवी मंदिर, ऐसा माना जाता है इसका निर्माण कृष्णदेव राय के काल में ही हुआ था। रायचूर दोआब क्षेत्र जिसकी मैंने चर्चा पूर्व में की है, वहाँ पर इसी ने अपने काल में अधिकार किया। इस प्रकार कृष्णदेव राय इन 12-13 बिंदुओं के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ और विजयनगर, जिसे आज इस विशाल रूप में हम जान सक रहे हैं, इसकी स्थापना या इसके विशाल होने का काफ़ी कुछ श्रेय कृष्णदेव राय को ही जाता है। पुर्तगाल के यात्री एडवर्डो बारबोसा और डोमिंगोस पेज कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। इन दोनों ने ही राजा कृष्णदेव राय के व्यक्तित्व एवं चरित्र की प्रशंसा की है। पेज ने विजयनगर की तुलना तो रोम से की है, जो इटली का और दुनिया का सबसे बड़ा भव्य शहरों में माना जाता था। वहाँ की वैभवशाली परंपरा और विश्व का सर्वोत्तम नगर, ऐसा पेज ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। कृष्णदेव राय ने अपने ग्रंथ अमुक्त माल्य में राजा के व्यापार संबंधी दायित्व का वर्णन किया है कि राजा को कैसे व्यापार
के संबंध में भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और उसने लिखा है कि एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए, वाणिज्य को इस तरह प्रोत्साहित करना चाहिए, कॉमर्स को इस तरह प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़े, हाथी, रत्न, चंदन, मोती और अन्य चीज़ों का आयात किया जा सके, खुले तौर से आयात किया जा सके। साथ ही कृष्णदेव राय ये भी कहते हैं कि राजा का ये भी दायित्व है कि वह उन विदेशी नाविकों की भी देखभाल करे, भली भांति देखभाल करे, जो तूफान, बीमारी या थकान के कारण यहाँ उतरे हैं। इस वंश का तीसरा शासक था अच्युतदेव राय, जिसका शासनकाल 1530 से 1542 माना जाता है। अच्युतदेव राय, इसके काल में पुर्तगाली यात्री जिसका नाम नुनीस था वह आया। तो कृष्णदेव राय भारत आया और मिंगोस पई व फर्नांडो नुनीस, इनकी यात्रा के वृत्तांत के आधार पर ही सीवेल ने द फॉरगॉटन एम्पायर लिखा है, जिसका जिक्र मैंने पूर्व में किया है, और ये बताया है कि द फॉरगॉटन एम्पायर एक तरीके से विजयनगर साम्राज्य के लिए एक पहली आधिकारिक पुस्तक, प्रामाणिक पुस्तक साबित हुई थी। तो जिसके आधार पर ये पुस्तक लिखी गई सीवेल के द्वारा, वह यात्री नुनीस और साथ ही डोमिंगोस पई, ये लोग इसी काल में आए थे जब अच्युतदेव राय यहाँ शासन कर रहा था। चौथा राजा इस वंश का सदाशिव माना जाता है, फोर्थ। ये 1542 से 1570 इसका काल है, और सदाशिव के समय ये बड़ा स्पष्ट था कि वह मात्र एक नाम मात्र का शासक है, कहने को वो शासक है। असली शासन तो उसके प्रधानमंत्री के पास था, और प्रधानमंत्री का नाम था राम राय, जो वास्तव में शासन चलाता था, जिसके हाथ में वास्तव में लगाम थी प्रशासन की, और यह तो केवल नाम मात्र का था, नाम मात्र का ये राजा था। ये राम राय ही था प्रधानमंत्री जिसने बहमनी राज्यों में फूट डालने की कोशिश की और ऐसी नीति अपनाई जिसे हम कह सकते हैं फूट डालो और राज करो। इस समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित था। पहला भाग बीजापुर आदिल शाही वंश, इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह, 1489 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा भाग गोलकुंडा, जिसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, और इसीलिए यहाँ के संस्थापक वंश का नाम भी कुतुब शाही वंश कहा गया। कुली कुतुब शाह ने 1512 में इस भाग की स्थापना की। तीसरा क्षेत्र बहमनी साम्राज्य का वह था बीदर का बरीद शाही वंश का शासन, जिसके संस्थापक थे अली बरीद। 1526 में इसकी स्थापना हुई। यह वही वर्ष है जिस समय मुगल वंश की स्थापना दिल्ली में हुई। चौथा वंश है बरार का इमाद शाही वंश। बरार क्षेत्र का इमाद शाही वंश, जिसके संस्थापक थे फतह उल्ला इमाद शाह 1484 में। और पांचवा और अंतिम भाग बहमनी साम्राज्य का अहमदनगर कहलाता था। वहाँ के वंश निजाम शाही वंश के लोग कहलाते थे, और इस निजाम शाही वंश और अहमदनगर के संस्थापक थे मलिक अहमद, जिन्होंने यह की स्थापना 1490 में की। दुर्भाग्य से इसकी यह नीति ज्यादा नहीं चल पाई।
जब बहमनी के सुल्तानों को ये समझ में आया कि राम राय कुछ ऐसे प्रयास कर रहा है जिससे कि वह फूट डाल सके, तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब एकजुट हों। और इस प्रकार अहमदनगर, उसके अलावा बीजापुर और तीसरा गोलकुंडा, जो 3 भागों में बहमनी का हिस्सा था, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, यहाँ के सुल्तानों ने एकजुट होने का निश्चय किया और राम राय को सबक सिखाने का निश्चय किया, जिसके लिए 1565 में उन्होंने तालीकोटा का युद्ध किया। यह युद्ध बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध 1565। इस युद्ध में राम राय के नेतृत्व में जो सेना थी वह पराजित ही नहीं हुई, बल्कि विजयनगर शासन ही एक तरीके से समाप्त हो गया, एक तरीके से विजयनगर ही समाप्त हो गया। और इसका श्रेय पूरा राम राय को दिया जाता है, जिसकी नीति ने बहमनी के इन 3 शासकों को एकजुट होने का मौका दिया। और अहमदनगर के जो शासक थे निज़ाम शाह तो इतना क्रोधित था कि उसने राम राय का सिर काट के उसे एक भाले में लटकाया और चारों तरफ इसके उस भाले को कटे हुए सिर के साथ को पूरे शहर में घुमाया। यह एक बड़ी दर्दनाक घटना थी और इसके साथ ही राम राय का तो पतन हुआ ही, जैसा मैंने कहा, विजयनगर का भी विनाश हो गया। चौथा शासक या चौथा वंश अरविदु वंश कहलाता है। अरविदु वंश, जिसका काल 1570 से 1615 तक का है। ये अरविदु वंश विजयनगर की पतन के बाद स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक का नाम था तिरुमाल। तिरुमाल इसके संस्थापक का नाम था। आपको याद होगा कि कृष्णदेव राय की एक पत्नी का नाम तिरुमाला था। तो आप याद करने के लिए समझ सकते हैं कि ये जो चौथा वंश आया, अरविदु वंश, इसका जो संस्थापक था उसका नाम भी तिरुमाल था। इस वंश में विजयनगर से शासन नहीं किया क्योंकि तो तहस नहस हो चुका था, बल्कि पेनकोंडा और चंद्रगिरी, इन 2 जगहों से इस वंश के लोगों ने 1615 तक अपना शासन चलाया। रंग तृतीय इस विजयनगर के साम्राज्य का अंतिम शासक माना जा सकता है। रंग तृतीय। हालांकि विजयनगर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की फौज को श्रेय दिया जा सकता है या सुल्तानों की फौज को जिम्मेदार माना जा सकता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सुल्तानों और रायों के बीच में जो धार्मिक वैमनस्य था या जो धार्मिक विषमता थी, दोनों एक हिंदू थे एक मुस्लिम थे, कभी कभी उसको भी विजयनगर के पतन का कारण माना जाता है। यद्यपि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो कृष्णदेव राय जो वहाँ का सर्वश्रेष्ठ शासक था, सर्वप्रसिद्ध शासक था, कृष्णदेव राय ने सुल्तानों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया। यानी वो सुल्तानों के प्रति उसका कोई विद्रोह नहीं था या कोई उसके सामने ऐसा कोई भावना नहीं थी। उसने तो कई सुल्तानों को समर्थित भी किया और उसके साथ इनको समर्थन देते उसने अपने को स्वयं को यवन राज्य की स्थापना करने वाला ऐसा बताने की कोशिश की। यवन राज्य की स्थापना करने वाला ऐसा उसने अपना विरुद्धारण, अपना नाम रखने की कोशिश की और उसके लिए गौरवशाली महसूस किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने में हस्तक्षेप किया था। यानी सुल्तान भी जो मुस्लिम था, हिंदू
साम्राज्य के मामले को सुलझाने में अपनी मदद कर रहा था। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनत यानी दक्षिण के जो मुस्लिम शासक थे, दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने के इच्छुक थे। ये तो राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध लड़ाने की कोशिश की, फूट डालने की कोशिश की, और परिणाम क्या निकला? उल्टा हुआ कि ये सब सुल्तान राम राय की इस चालाकी से वाकिफ हो गए, सब एक हो गए और उन्होंने एक निर्णायक युद्ध में, तालीकोटा के युद्ध में 1565 में राम राय को तो पराजित किया ही, उसकी फजीहत की और साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य का भी अंत हो गया।